हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? कोई समस्या, कोई दिक्कत आपकी? अगर आपकी कोई परेशानी रहती है इन लेक्चर्स में तो आप उन परेशानियों को हमारे तक जरूर पहुंचाएं, तभी आपका पढ़ाई पे बढ़िया से मन लगा रहेगा। अदरवाइज जब आप चीज़ों को छुपाओगे, अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित रखोगे, तो आने वाले समय में आपका जो स्टडी से इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और जो आपके एम्स हैं वो एक तरह से ड्रीम ही बन के रह जाएगा, मतलब सपने ही रह जाएंगे आपके। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होने देना है। जो आपने एक बार ठान लिया है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो भाई लेनी ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके लिए हम लोग बैठे हैं, पर भाई आप पढ़ना आपको पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपने खुद रिजल्ट्स देखे हैं और अभी पटवारी का जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें भी 3 स्टूडेंट्स यहाँ से फिर से क्लियर है ना। तो मतलब एक कहने की बात यही है कि भैया जब यहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं तो भाई वो पढ़ के ही निकल रहे हैं ना, तो मतलब हमें भी उनकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे सक्सेस हो पाएंगे। तो भैया वैसे ही करना है जैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बस पढ़ते चलो, देखते हैं फिर क्या होता है ना। चलो जी, आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लो जल्दी से। इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 20 है ना। जल्दी से पुराने लेक्चर्स को रिकॉल करो। क्या पढ़ा? फंडामेंटल राइट टॉपिक स्टार्ट किया, उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। कराची अधिवेशन 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया कि भाई जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, वो होनी चाहिए। सारी चीज़ें पढ़ी, 7 मौलिक अधिकार थे, अब आपके पास बच गए हैं 6। कौन सा निकाला वो देखा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ वो देखा। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि हमने मौलिक अधिकारों के बारे में ओवरव्यू ले लिया था। आज के इस टॉपिक में हम फर्स्ट मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो चलो जी, हमने फंडामेंटल राइट का टॉपिक देखा है। कहां से कहां तक चलता है? 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35। और भाग नंबर कौन सा था? भाग नंबर कौन सा था? 3। ऊपर की चीजें आपको एकदम पता होना चाहिए, पूछे नहीं पहले पता होना चाहिए। चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करा करो मेरे क्वेश्चंस का, है ना। हाँ, तो 12 से 35 और भाग नंबर 3 ये सही हो चुका है। अब जी बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट नंबर 1 है वो इस तरह से है। फंडामेंटल राइट नंबर 1 हमें बताता है राइट टू इक्वालिटी, है ना। उसका आपके पास जो पहला हेडिंग है वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी अगर मैं इसको हिंदी में देखूं तो वो इस तरह से है। इसको क्या बोला जाता है? समता या फिर समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। क्लियर है? तो देखो, हमने इसके बारे में पढ़ना है बढ़िया से। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये अकेला फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 टू 18 तक हमें देखने को मिलता है। 14 से 18 अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट नंबर 1 देखने को मिलता है। इसका एक एक आर्टिकल हमें बिल्कुल समझ के पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका ये फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक सही हो जाता है, मतलब वो आने वाली जो पॉलिटिक्स के आपके पास लेक्चर रहेंगे उनमें बढ़िया सा काम कर पाएंगे। वो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पॉलिटी में, बस इसको बढ़िया से पढ़ लो, है ना। तो चलें, देखो जो आपके पास राइट टू इक्वालिटी है उसका ओवरव्यू क्या है। मतलब समाज में चाहे जो मर्जी वर्ग है, एससी वर्ग है, जनरल वर्ग है, एक आपके पास अमीर परिवार है, एक आपके पास गरीब परिवार है, सब में इक्वालिटी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान में रख के या बराबर में रख के सारे काम किए जाएंगे। यहाँ पे जो भी डिसीजंस है सबको इक्वालिटी में रख के लिए जाएंगे। क्लियर है चीजें? अब आ जाओ जी, इसके अंदर की चीजें पढ़ते हैं कि क्या समझाता है। आर्टिकल नंबर 14 जो फंडामेंटल राइट नंबर 1 में सबसे पहले हमारे साथ बात करता है, इसमें आप यहाँ पे लिख लेना विधि और या कानून। क्लियर है? ये विधि और कानून के समक्ष समानता की बात करता है। ये विधि या कानून के समक्ष समानता की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में यही पूछा जाएगा। अनुच्छेद नंबर 14 क्या बताता है? विधि या कानून के समक्ष क्या बताएगा? समानता। देखो ये क्या बोलता है कि लिख लेना आप, है ना। नंबर 1 लिखना है। यहां पे बोला गया सबसे पहले जो कानून है वो बराबर बनेगा सबके लिए। ऐसा नहीं है कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू की है तो हिंदुओं के लिए अलग आपके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर्स कानून बना दिए, और जो अदर कम्युनिटीज हैं, क्लियर है, जो अदर आपके पास रिलीजन्स हैं उनके लिए अलग से कोई लॉ एंड ऑर्डर्स बना दिए जाए। ऐसा नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं।
ये सही हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 पे आप ऐसा देख सकते हो कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनको हम संविधान के तहत पहला नागरिक काउंट करते हैं, फर्स्ट सिटीजन मानते हैं उनको इंडिया का, क्लियर है, उनके लिए प्लस यहां का जो किसान है, क्लियर है, उन दोनों के लिए भैया सेम लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे। मतलब जो कानून बनेगा राष्ट्रपति के लिए भी वही होगा जो कि एक किसान के लिए है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ये आपके पास बताता है हमें आर्टिकल नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब एक क्लाउज तो पता चल गया ना कि कानून बनेगा सबके लिए बराबर बनेगा। अब बात होगी कानून की, बोला गया अब बात आती है कानून को लागू करने की, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे इंप्लीमेंट करने की। ऐसा नहीं कानून बना दिया पर लागू केवल जो निचला वर्ग है, निचला वर्ग मतलब जो किसान वर्ग है, यहाँ पे जो आम जनता है उसके ऊपर लागू करते रहे, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे करप्शन करे चाहे भ्रष्टाचार करे, उनके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो मर्जी भ्रष्टाचार करते रहे और उनके ऊपर बातचीत नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता है भाई। चाहे देश के जो आपके पास रेपुटेटेड पर्संस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी में शामिल है उस तरह की, है ना, जो इलीगल मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो बोला जाता है भैया उनको भी उसी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस तरह से एक आम नागरिक के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, आम नागरिक ऐसे चलता है ना, किसी ने किसी की हत्या कर दी। अब क्या होता है, उसके लिए क्या कानून है भाई, सीधा जेल में ले जाओ, जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो कर लो, उसके बाद उससे सब कुछ उगला लो कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति ऐसे कर देते हैं देश के और भाई उनके लिए 3D टॉर्चर नहीं किया जाएगा, भाई उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, जो एक आम नागरिक के लिए ही वही उनके लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया से हमने इस चीज को समझ लिया है। अनुच्छेद नंबर 14 मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ आ चुका होगा। एक बार अपनी किताब देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोलता है, बोलता है धर्म, लिखते चलना इंपॉर्टेंट है, धर्म, जाति, नस्ल प्लस लिंग प्लस जन्म के स्थान के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। बोला गया धर्म, चाहे हिंदू सिख ईसाई है कोई भेदभाव नहीं, जाति SC ST जनरल जो भी है, पिछड़ा वर्ग है, किसी से कोई भेदभाव नहीं, नस्ल चाहे मानव है चाहे जो भी है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिंग, मेल फीमेल या फिर जो आपके पास जितने भी आपके पास जेंडर होते हैं उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद जन्म के स्थान पे, किसी का जन्म एक तरह से गांव में मान लो कहीं दूर इलाके में होता है और कोई शहर से है, तो ऐसा नहीं भाई कि वो गांव वाला है उसको पीछे छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर है। सबके साथ बराबरी में रह के काम किया जाएगा, मतलब सबके बारे में सोचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पे विशेष दर्जा दिया गया है। यही तो भारतीय संविधान की सबसे खास बात है। क्लियर है ये चीज़ें कि मतलब यहाँ पे जो पावर्स हैं केवल और केवल किसको दी गई हैं, आम नागरिक को। जो ये प्राइम मिनिस्टर्स जो नेता लोग हैं इनके पास कोई भी पावर नहीं, जितनी भी पावर्स हैं हम लोगों के हाथ में है। हम चाहें तो इनको नेता बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो ये नेता नहीं बन सकते हैं। क्लियर है चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के स्थान पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, हमारा संविधान ऐसा बोलता है। अगर किसी के साथ ऐसा भेदभाव होता है, अगर इस चीज़ का पता चल जाता है तो वो एक कानूनी अपराध माना जाएगा और उसके समक्ष एक तरह से जांच करी जाएगी। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 16 में लिख लेना लोक नियोजन, लोक नियोजन के लिए समान अवसर, लोक नियोजन के लिए समान अवसर। क्लियर है। मैं बताता हूं कि लोक नियोजन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ गई होनी लोक नियोजन में। भाई डरना तो है ही नहीं हमने ना, जब पता है ना पढ़ना है, चाहे आप सीधे तरीके से पढ़ लो या फिर जब टाइम आ जाएगा कि नहीं भाई अब तो जॉब चाहिए उस टाइम पढ़ लो, फिर तो पढ़ना ही पड़ता है ना। एक लास्ट सिचुएशन आ जाती है भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे सिचुएशंस मान लो अपनी, है ना, कि भाई अब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो लोक नियोजन का मतलब होता है रिक्रूट
मेंट में भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, जल्दी जल्दी में हो जाती है और इस टाइम तक बंदा मतलब थोड़ा सा थक भी जाते हैं, तो वो चीज़ आप मैनेज करना। रिक्रूट RECRUI रिक्रूटमेंट, क्लियर है। लोक नियोजन देखो क्या बोलता है ये कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, क्लियर है, ये गवर्नमेंट जो पोस्ट है उनमें कभी भी कोई भेदभाव ना हो, सिंपल सी बात ये समझा रहा है ये। जो रिक्रूटमेंट होंगी ना उसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अगर इस देश की अमीर परिवार की बात करूं, जैसे अंबानी परिवार है और यहाँ पे एक किसान परिवार है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक किसान परिवार है, एक अंबानी परिवार है। ऐसा नहीं है कि अंबानी परिवार ही यहाँ पे राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी परिवार ही यहाँ पे IAS जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। यहाँ का हर कोई नागरिक किसी भी जॉब के लिए बराबरी में देखा जाएगा या रखा जाएगा, वही हमें ये समझाता है लोक नियोजन। लोक नियोजन के लिए जो अफसरों की बात करी जा रही है वो बराबर के होंगे, जो रिक्रूटमेंट होगी सबके लिए बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि जो शहर के लोग हैं शहर के लोग ज़्यादा लिए जाएंगे और जो गांव के लोग हैं उनको लिया नहीं जाए, ऐसा नहीं है, क्लियर है। पर इसमें यहाँ पे लिखना एक एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है कि ये जो कानून है थोड़ा सा पीछे रह जाता है, किसकी वजह से? देखो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या रखी गई हैं, बोला SC और ST कैटेगरीज के लिए प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग, SC और ST कैटेगरीज के लिए यहाँ पे छूट रखी गई है, क्योंकि बोला गया कि जो पिछड़ा वर्ग है जिसको हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं और एक अनुसूचित जाति होती है, इनके लिए हमारे संविधान में कुछ रिजर्वेशंस, कुछ अलग से प्रावधान किया गया है कि नहीं भाई इनकी जो सीट्स हैं वो फिक्स रहती हैं, क्लियर है चीज़ें। हाँ, तो ये चीज़ अलग है पर आपने ध्यान रखना है, पर उसके अलावा हम बात करें तो ऐसा नहीं है। अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है कि भाई रिजर्वेशन ठीक है या रिजर्वेशन गलत बात है। हर किसी के पास एक तरह से अपना अपना विचार है, अपने सोच है, उसके हिसाब से आप खुद इन चीज़ों को समझते हो। पर सीधी सी बात यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को मजबूती देने के लिए, इस समाज के साथ जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए गए थे हमारे संविधान में, क्लियर है चीज़ें। आ जाओ जी, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता या फिर छुआछूत। अस्पृश्यता इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है ना। अस्पृश्यता सोशल गम है ना, स्पर्शता या फिर छुआछूत। छुआछूत, क्लियर है। या फिर आप इसको अंग्रेजी में क्या बोल देते हो, अनटचेबिलिटी, TOUCH टचेबिलिटी है ना। देखो जी क्या बोला जाता है, देखो हम इसको सोसाइटी का एक कैंसर भी मान सकते हैं, मतलब समाज का एक जो रोग है ना वो क्या है, ये छुआछूत का था। पहले के समाज में क्या था कि जो कामकाज के हिसाब से जो समाज था उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। जब इतिहास पढ़ोगे आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा, क्लियर है। तो उस टाइम कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको बिल्कुल नीच माना जाता था और जो उच्च वर्ग में आते थे वो उनसे घृणा करते थे, उनको कभी भी वो राइट्स नहीं देते थे, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जब जनरल वाले SC लोगों के साथ बैठते थे तो उससे घृणा करते थे, वो चाहते थे कि नहीं ये हमारी बराबरी में न बैठे। तो ऐसा भी देखने को मिला है, हमारी जो किताबें वो ऐसा भी बताती हैं कि उस टाइम ऐसा भी कोई समय था जिस टाइम जनरल जहाँ पे बैठेंगे, जनरल कैंडिडेट्स जहाँ पे होंगे या जनरल के जो लोग वहाँ होंगे वहाँ पे ऐसे लोग नहीं बैठेंगे, है ना। इस तरह से जो भी मान्यताएं थी, ये जो कहानियाँ हैं, तो बोला गया इस पूरे रोग को, इस पूरे बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में एक काम किया गया। वो क्या है, बोला गया अस्पृश्यता, मतलब ये विचारधारा कि नहीं, घृणा की विचारधारा कि नहीं ये नीच जाति से है, मैं उच्च जाति से है। भाई जाति प्रथा कुछ भी नहीं है, हर कोई इंसान है, सबके अंदर एक ही तरह का ब्लड है, सबके पास आंखें उसी तरह से हैं जिस तरह से जनरल के पास होती है, उसी तरह से ऐसे लोगों के पास भी होती है। तो मतलब इस तरह से कुछ भी नहीं है ना। कुल मिला के बात थी, ये पुरानी सोच की बातें थी ये, क्लियर है। और आज के टाइम में भी
बोला तो जा रहा है कि नहीं संविधान में ये आपके पास अनटचेबिलिटी जो है वो एक अपराध माना गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये छोटी छोटी चीज़ें देखती हैं। क्लियर है? हाँ, बात क्या है, बस जो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में बिठा दिए भाई ये नीच जाती है तो नीचे रखेंगे वो। क्लियर है? तो उसी साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स को दूर करने के लिए, लोगों के दिमाग से इस बात को हटाने के लिए और उस वर्ग को वो अधिकार, बहुत सारे अत्याचार इन कैटेगरीज ने, है ना, देखे हैं, तो बोल जाता है उन वर्गों को एक समाज में विशेष बराबर का दर्जा देने के लिए ये काम किया गया था। क्या किया गया था कि बोला गया इस तरह का अगर कोई भी काम होता है, किसी के साथ कोई घृणा करता है, किसी के साथ कोई इस तरह की बात होती, जातीय बात होती है जिससे उसके ठेस पहुंचे या उसके कोई राइट्स छीने जाएं, तो भाई वो एक अपराध है। और ऐसा अगर कभी सामने आ गया है तो उसकी प्रॉपर जांच होगी, उसके बाद जो अपराधी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को खत्म करना है और ये राइट है ना। नेक्स्ट आ गया एबोलिशंस ऑफ टाइटल, या फिर जिसको हम बोलते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अंत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ढंग से देखना है इसको, उपाधियों का अंत, या इसको क्या लिख सकते हो, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ऑफ टाइटल्स। क्लियर है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है? देखो जी, अगर मैं सन 1947 से पहले के भारत की बात करूं तो यहाँ पे जो अधिकार था या यहाँ पे जो राज था वो ब्रिटिश लोगों का राज था। उस टाइम ब्रिटिश लोगों के फेवर में जो इंडियंस होते थे उनको ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पे कोई ना कोई टाइटल दे देते थे। फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष दिया गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ब्रिटिश लोगों ने दिया है लोहा पुरुष, पर मतलब इस तरह से एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इस तरह से टाइटल उपाधियाँ दे दी जाती थी। क्लियर है? जैसे नाइटहुड, है ना, नाइटहुड जो है वो एक टाइटल था जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया था। तो देखो ये किसको दिया जा रहा था? इंडियंस को दिया जा रहा था। अब कुछ जो इंडियंस थे उनको इन टाइटल्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे गांधी जी थे ना, उनका जो महात्मा लगा उनके नाम के आगे, तो वो भी एक टाइटल था। क्लियर है? पहाड़ी गांधी बोला जाता है ना, हाँ, तो वो भी एक टाइटल है, पहाड़ी गांधी। मतलब उनके काम को देखते हुए उनके फेवर्स जो ब्रिटिश लोगों में फेवर करते थे उन्हीं को ऐसा नाम दिया गया था। अब इसके चलते हुआ क्या कि वो लोग अपने आप को बड़ा मानने लग पड़े, उनमें घमंड आ चुका था, अभिमान आ चुका था। क्लियर है? तो बोला गया जैसे ही उन पर्सन्स में इंडियंस थे, पर फिर भी इंडियंस के लिए ही उनके दिमाग में अभिमान आ चुका था। होता है ना, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रही है ना। इंडिया अगर ब्रिटिश शासनकाल में रहा, मतलब इतने टाइम के लिए, लगभग 200 साल के लिए गुलाम रहा ब्रिटिश लोगों के, तो कारण ये सारे माने जाते हैं कि मतलब आपस में ना बन पाना, भारतीयों की आपस में ना बन पाना। क्लियर है? एक यूनिटी की कमी होना। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज़ थी कि जो लोग थे वो जब किसी को सरदार मान लिया, बोला किसी को सरदार बोला जा रहा है, तो वो अकड़ में आ जा रहा है ना, भाई मैं सरदार हूँ, और वो अपने लोगों पे अत्याचार लग पड़ा करने, क्योंकि ब्रिटिश लोगों की तरफ वो कुछ कर नहीं सकता था, अपने लोगों को परेशान कर सकता था। तो बोला गया अब ये एक तरह से बीमारी माने जाने लगी थी। मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे महात्मा गांधी की बात करी जाती है जो कि अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, है ना। तो वो नहीं है, मतलब कुछ एक थे। अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत आज़ादी के टाइम में एक संविधान बना था। क्लियर है? अब उस संविधान में बोला गया कि भैया जो उपाधियां, टाइटल्स हैं ना, जिसकी वजह से अपने ही लोग, है ना, अभिमान में आ जाते हैं और अपने लोगों पे अत्याचार कर देते हैं, तो इस चीज़ को खत्म कर देना चाहिए। तो उपाधियों का अंत, भाई अब इस तरह की उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, बोला गया। क्लियर है? बात क्लियर हो चुकी है? सही हो रही चीज़ें? पर याद रखना यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ आपके पास फील्ड्स या कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी टाइटल्स का यूज़ किया जाता है। पर ये जो टाइटल्स हैं ये वही टाइटल्स होंगे जो प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जो उपाधियां हैं वो वैसे ही रहेंगी। प्लस जो हमारा सैन्य व्यवस्था है, मतलब जो आर्मी जैसी, जो आप डिफेंस लिख लेना सीधा, है ना, डिफेंस में भी अभी तक भी आपके पास क्या है, वो उपाधियों वाला सिस्टम है। वो वाली उपाधियां नहीं हैं, पर मतलब जो एक शौर्यों के लिए दी जाती हैं, है ना, कोई अच्छा काम करने के लिए दी जाती है। जैसे एजुकेशन में बताऊं
तो जैसे लिखा होता है ना बाहर, प्रिंसिपल रणछोड़ दास रांचो, जो भी आपने बोलना है, क्लियर है चीज़ें, है ना। उसके बाद यहाँ पे लेक्चरर, है ना, लिखा जाता है लेक्चरर। फिर उसके बाद अलग अलग आप सुनते हो चांसलर, है ना, इस तरह की जो आपके पास चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपने ये भी सुना होगा डॉक्टर, भाई पढ़ाई करिए तब डॉक्टर लगाया उसके आगे, क्लियर है। डॉक्टर APG, है ना, जो भी है ना, डॉक्टर हर्ष, कोई भी नाम ले सकते हो आप। तो भाई ये यहाँ पे रखे गए हैं और सारे खत्म कर दिए गए। डिफेंस में जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, ये सारे जो आपके पास, मेजर, जनरल, ये जो है सारे के सारे आपके पास रखे गए हैं, पर और नहीं है कोई भी, क्लियर है। वो फालतू के नहीं है, जो प्रेसिडेंट चाहेंगे वो ही मिलेंगे, है ना। अब आर्टिकल नंबर 19, 18 जो है वो और पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि एक बात है ना कि जब प्राइज रखा जाता है ना किसी चीज़ के लिए, जब प्राइज पुरस्कार रखा जाता है ना किसी चीज़ के लिए, तो हर कोई अच्छा करने की सोचता है। तो देखो यहाँ पे उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए कुछ क्षेत्र, जैसे अगर कोई सिविलियंस, जो सिविलियंस का मतलब होता है जो हम आम नागरिक हैं, अगर आम नागरिक कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए एक रखा जाता है पद्म विभूषण, जो पद्म पुरस्कार रहते हैं ना, पद्म श्री, पहले पद्म श्री, पद्म विभूषण, पढ़े ना सबने, इसके ऊपर भी हमने वीडियो लेक्चर्स लिया था, पर बहुत पुराना हो चुका है वो, पुराना के मतलब लास्ट ईयर का था, पद्म विभूषण। उसके बाद आपके पास आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना। इस तरह के जो भी आपके पास पुरस्कार हैं, इनको दिया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि जो यहाँ के नागरिक हैं उनमें ये होड़ लगी रहे कि नहीं भाई हमें अच्छे काम करने हैं, जिसकी वजह से, है ना, हमारे इस तरह से हमें ये सम्मान मिल सकते हैं। उसी तरह से सेना के लिए जो सम्मान है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये क्या है, ये भाई ये सेना में दिए जाने वाले आपके पास सम्मान हैं, जिससे एक तरह से गौरव के लिए, है ना, कोई उनका जो दृढ़ साहस है ना, जो उनका एक हौसला है, उसकी प्रशंसा के लिए इस तरह के आपके पास पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही दिए जाते हैं, याद रखना। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो हैं वो अनुच्छेद नंबर 18 के तहत ही दिए जाते हैं, क्लियर है चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आपको जो फंडामेंटल राइट नंबर 1 है वो अच्छे से समझ आया है नहीं, है ना। चलें एक बार रिवाइज करें। नंबर 14 विधि या कानून के समक्ष समानता। नंबर 15 लिंग, जाति, नस्ल, जन्म और आपके पास क्या था, धर्म के आधार पे कभी भी कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 16 क्या था, रिक्रूटमेंट सबके लिए बराबर। नंबर 17 क्या था, अस्पृश्यता, छुआछूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो, है ना। हाँ, उसके बाद नंबर 18 उपाधियों का अंत, क्लियर है चीज़ें। अब नेक्स्ट देखें। आ जाओ आर्टिकल नंबर 20 नहीं 19 की बात होगी अभी, है ना। एक कर लेते हैं, अच्छा सा कर लेते हैं कोई टॉपिक, है ना, क्योंकि अभी कोई टाइम नहीं हुआ है वैसे वाला, चलने देते हैं अभी क्लास का। देखो जी, फंडामेंटल राइट नंबर 2 है। एक मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, अब दूसरा था वो आपके पास है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, क्लियर है। राइट टू फ्रीडम में आपको क्या देखने को मिलता है, बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार का क्या अर्थ है वो अभी आपके सामने आएगा। देखो ये जो राइट टू फ्रीडम है ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक देखने को मिलता है ना। तो कंटिन्यू करें, आर्टिकल नंबर 19 से हम काम करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 के आपके पास सब पार्ट्स हैं, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, इन्हीं को ख़त्म करेंगे आज बस, क्लियर है। हाँ चलो जी, आर्टिकल नंबर 19A क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लिखते चलो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछता है भाई हर किसी पेपर में ना, ये क्वेश्चंस पूछे ही गए, कोई भी पेपर देना आप। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता लिखते चलना। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, क्लियर है। उसके बाद सूचना पाने की
स्वतंत्रता, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने की स्वतंत्रता। अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मेरे को किसी कार्यालय के लेखा जोखा कितना खर्चा हुआ है कितना नहीं हुआ है, अगर आपको वो सूचना चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। उसके बाद नेशनल फ्लैग, है ना, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, नेशनल फ्लैग, फ्लैग ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस बने हैं, इससे ऊपर कभी भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? देखो जी, इस पूरे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। क्लियर है? मतलब अगर मान लो इस देश के प्रधानमंत्री कुछ सही तरीके से काम नहीं करते हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई उनकी मिस्टेक्स है, उनको उचित काम करने चाहिए, या उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय ले लिया है जो कि जनता के हित में नहीं है, तो भैया हम उनका विरोध कर सकते हैं, पर शर्त ये रहे कि वहाँ पे सभ्य शब्दों का यूज़ होना चाहिए। बात क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं हाँ जी आपने क्या कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। एक शांतिपूर्वक तरीके से कि जो भी अभी मोदी सरकार ने किया वो बिल्कुल गलत है, जिस तरह से भी आपका, है ना, जो पॉइंट होगा आप उसके ऊपर बात कर सकते हो, पर शर्त ये है कि सभ्यों शब्द होने चाहिए। सभ्यों का मतलब होता है कि भैया आपको शब्दों का एक तरह से ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी असभ्य शब्द यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? कोई उस तरह का वर्ड यूज नहीं कर सकते हो जिसमें से आपका कोई गलत संकेत जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपका एक मौलिक अधिकार है। बोला गया हमें किसी के भी खिलाफ बोलने का अधिकार है, बस शर्त ये है सभ्य शब्दों का यूज करना है, सही वर्ड्स का यूज करना है। क्लियर है? अब भाई आपने अपने अंदर के जो विचार हैं उनको प्रेजेंट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, पर उसके लिए आपको मीडिया की भी जरूरत पड़ी, है ना। तो प्रेस का मतलब वो नहीं है ये आयरन, है ना, वो वाली प्रेस नहीं है कि कपड़ों पे फेर देनी है, वो नहीं है ये, है ना। ये इसका मतलब है प्रेस, मीडिया वाली प्रेस है। ये कौन सी है? मीडिया। तो बोला अपने अभिव्यक्ति के लिए प्रेस की जरूरत पड़ी, प्रेस भी यहाँ पे है। उसके बाद आरटीआई। आरटीआई का मतलब समझते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमारे संविधान में एक बहुत ही अच्छा क्लाउज जोड़ा गया आरटीआई, और ये जोड़ा कब गया था? 2005 में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। बोला जाता है इसके तहत आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। अभी अभी मान लो आपके पास कोई अलाइड का पेपर हुआ, या फिर पटवारी, या फिर किसी भी एचएएस, आईएएस, एसएससी, सीजीएल जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसका पेपर हुआ, उसमें कोई धांधली हो चुकी है। धांधली का मतलब कि किसी के 48 मार्क्स थे उसको रिक्रूट कर लिया है, और जिसके 51 थे उसको रिक्रूट नहीं कराए। आप आरटीआई भर के उस पूरी चीज़ों का ब्यौरा ले सकते हो, मांग सकते हो सरकार से, या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है बोर्ड उससे, और उनको वो देनी पड़ती है। क्लियर है चीज़ें? उसके बाद नेशनल फ्लैग्स के ऊपर बात होती है। बोला जाता है एक जिंदल परिवार है ना, जिंदल वालों को आपने सुना होगा, जिनका स्टील फेमस है ना। स्टील के लिए कौन फेमस है? जिंदल, है ना। तो बोला जाता है यहाँ पे क्या हुआ था कि इनकी डिमांड्स थी कि हर भारतीय का अधिकार होना चाहिए ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको फहराने का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, सबको एक मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। बोला जाता है 24 जनवरी 2004 को हमारे संविधान में जिंदल परिवार जो है उनकी वजह से हमें एक मौलिक अधिकार मिल गया है कि हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। आप चाहो तो घर में भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हो, बस कुछ शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि अलग अलग तरीके से शर्तें रहती हैं, है ना। उसके बारे में कुछ खास नहीं, बस ये। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेट्स आपको पता होना चाहिए। 2004 के बाद हमें नेशनल फ्लैग का राइट मिला था, फंडामेंटल राइट था, और आरटीआई फंडामेंटल राइट भी हमारा ये बन गया। भाई हम चाहते हैं जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें नहीं मिला तो भाई कंप्लेंट कर देंगे, आरटीआई का जवाब नहीं आया कंप्लेंट कर लो। क्लियर है? नंबर 2 बी का मतलब है 19B में लिखा गया है आप बिना हथियार के कहीं भी एकत्रित हो सकते हो, कोई भी जनसभा का आयोजन कर सकते हो। सिंपल सी बात क्लियर हो रही है। बिना हथियार के मतलब आप, ऐसा नहीं है कि जेब में चाकू पिस्टल डाली और चल पड़े, लाठियां लेके चल पड़े और एक बड़ी सी जनसभा आयोजित कर ली। जनसभा का मतलब होता है एक मीटिंग कर ली, वैसा नहीं हो सकता है। आप इकट्ठे हो सकते हो, आपको कोई सभा का आयोजन करना है, आप शांति से किसी खाली स्थान पे, आप मतलब खाली स्थान मतलब कि
कि एक जो बिल्कुल है ना अलग से प्लेस है, वहाँ पे जाके आप ऐसा काम कर सकते हो। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी में परमिशंस लेने पड़ती है, अलग अलग कंडीशंस रहती है। जो यहाँ के मुख्य अधिकारी होते हैं, डीसी हैं या फिर एसडीएम है, उनसे परमिशंस लेनी पड़ती है। तो आप आराम से कर सकते हो, वो आपका राइट है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर है। अगर आप उल्टे तरीके से करते हो, लाठियाँ लेके हुड़दंग मचाओगे, जनसभा आप रोड के बीच में करने लग पड़ोगे, तो भाई लाठीचार्ज हो जाएगा, फिर तो वो राइट नहीं है ना। शांति से काम करो, बस अलग से कर लो, है ना। जिससे ऐसा काम, फंडामेंटल राइट्स आपको तभी मिलते हैं ना जब आप संविधान के दायरे में रह के काम करते हो। संविधान के दायरे का मतलब ये होता है कि उस काम से किसी और को परेशानी ना आ जाए। तो ये भी सही हो चुका होगा। सी का मतलब लिख लेना यहाँ से, सी से संघ बनाना। संघ बनाने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना, है ना। कि मतलब आपको लगता है कि भाई कोई आपके लिए जिस मैटर्स पे आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको एक संघ की जरूरत पड़ेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। आप बनाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लो। बस वही है कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा संघ बना दो जो कि एक तरह से जो कि आज के जो हालात हैं, है ना, स्मगलिंग जैसे काम करे वो ऑर्गेनाइजेशन, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब सही से काम कर लो, सीधी सी बात ये है। नंबर डी, आवागमन। आवागमन का मतलब होता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है। अब तो कोई भी नहीं रोकेगा, है ना। पहले कुछ कंडीशंस थी इसमें कि जम्मू कश्मीर में नहीं हम आ जा सकते थे अपनी मर्जी से। क्लियर है। जम्मू कश्मीर में नहीं, कुछ जो आपके हिस्से रहते हैं जैसे नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, उसमें आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चले जाओ, और कहीं पे भी आप जा सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आवागमन फ्री है। नेक्स्ट, रेजिडेंस, निवास। आप भारत में कहीं पे भी निवास कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे अपना घर बना सकते हो, वहाँ पे परमानेंट रह सकते हो, निवास। नंबर एफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ऐसे लिखना है ना, ऐसे कर देना, इसको कट कर देना। ये था संपत्ति का अधिकार। इसमें भी संपत्ति के बारे में जिक्र हुआ था, संपत्ति के बारे में जिक्र हुआ था, और इसको भी खत्म कर दिया गया है जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1900 कब हुआ था 78 में, तब इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। याद रखना, अब 19F नहीं है। क्लियर है। 19G, जो मर्जी व्यापार करो, आप जो मर्जी आपका मन करता है वो कर लो, पर ऐसा नहीं व्यापार की जगह आप स्मगलिंग करने लग पड़े, हथियार बनाने लग पड़े, ऐसा काम नहीं हो सकता है। आपको एक संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप हथियार बनाने लग पड़े, चलो मान लिया आप नहीं उनका यूज़ कर रहे हो, जिसका भेजा थोड़ा गर्म रहता है वो तो, है ना, गंद मचा देगा ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इन चीज़ों को आगे से आगे शेयर जरूर किया करो। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।